हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। तो आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होती है, कैसे इंस्पायरेशन होता है, कैसे एक्सपायरेशन होता है, या कैसे इनहेलेशन होता है या एक्सहेलेशन होता है। इसको मैंने इसी चैप्टर में शुरुआती दौर में डिस्कस बहुत इत्मीनान से किया था बेटा, और मुझे उम्मीद है कि वो सारे पॉइंट्स आपको अभी तक याद होंगे, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इन सारे लेक्चर्स को आप बेटा फॉलो कर रहे होंगे, उसके उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से फॉलो करके इन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए अपने दोस्तों से आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को पढ़ने से पहले, जैसे कि हम लोग हमेशा हर लेक्चर में करते हैं, कि एक हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में बेटा मैंने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को मैंने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया बेटा, और मैंने हर एक टॉपिक्स को, हर एक कॉन्सेप्ट्स को वहां पर बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है, ताकि जब आप क्वेश्चन बनाने बैठें तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और आपके सारे क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड हो, चाहे थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से बाहर के भी बेस हो, वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएं। तो इन चीजों को बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के जब ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको याद आ रहा होगा बेटा, वो 3 फॉर्म में ट्रेवल करता है। कितने फॉर्म में ट्रेवल करता है बेटा? 3 फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब मुझे आप बताइए कि वो 3 फॉर्म कौन कौन से हैं। जब अगर मैं पहले फॉर्म की बात करता हूं बेटा, तो 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रेवल करता है। ठीक है, सच कहा सर। और उसके बाद मैंने क्या बताया बेटा, 20 से 25% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर बनाता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और जो इसके अटैचमेंट की जो साइट होती है, वो जहां पर ऑक्सीजन बाइंड होती है, वो सेम साइट पर बाइंड नहीं करता है। तो मुझे बताइए बेटा कि वो कौन से साइट पे बाइंड कर रहा था? वो एमीन ग्रुप पर बाइंड कर रहा था। आपको याद आ रहा होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक हाइपोथेटिकल आपको स्ट्रक्चर बनाकर वहां पर सारी चीजों को डिस्कस किया था कि H पॉजिटिव आयंस कहां पर अटैच होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर अटैच होती है, और ऑक्सीजन कहां पर अटैच होती है। तो बेटा ये चीजें सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी पॉइंट पे, कि अगर हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाए, तो इस जो हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इन सारे टर्म्स को बेटा बहुत अच्छी तरीके से याद करके रखिएगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं पे आएंगे और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप जितनी बार चीजों को रिपीट फॉर्म में अगर पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स जो मैंने आपको बता रखे हैं, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अलग जगह अटैच होती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है बेटा, उसकी जो अटैचमेंट साइट होती है वो सेम होती है जहां पर वो ऑक्सीजन बाइंड करता है। आ गई बात समझ में? और इसका मतलब यह था कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एनवायरमेंट में आ जाए तो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड उसी सेम साइट पर क्या होगी? अटैच होगी जहां पर ऑक्सीजन अटैच हो रही थी। इतनी बात समझ में आ गई। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है साइट के लिए, जो कि हीमोग्लोबिन पर प्रेजेंट है, वो 200 टू 250 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और इसीलिए अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाए, क्या बोला बेटा मैंने? क्या बोला मैंने? ये बोला कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाए, ध्यान से सुनना,
तो क्या करेंगे हम लोग, हम हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाहर से देंगे, मास के फॉर्म में देंगे। जब ज्यादा पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी बेटा, तो ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी जुड़ने से, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले भी बताया है कि इसको आप एंजाइम वाले पॉइंट में पढ़ते हैं, और मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, आप चिंता वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। और जो थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि 70% हीमोग्लोबिन ट्रेवल्स या ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट किससे होती बेटा, आपका बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। अब सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर मैं ये पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ट्रेवल करती है, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में ट्रेवल करती है। इस वीडियो को आप पॉज कर लेना, और इस जो क्वेश्चन सुन लिया आपने, इसको दिमाग में सोचना, और देन आफ्टर फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाना। समझ गए? अब आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ये है बेटा आपका, पहला ऑप्शन है 5 to 7%, दूसरा ऑप्शन है आपका 23%, थर्ड ऑप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 75 से 77%, और फोर्थ है बेटा आपका, बताइए क्या, 70%। बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है दिमाग में आपके आ गया होगा। तो जिन बच्चों ने भी 75 से 77% आंसर दिया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और जिन बच्चों ने आंसर किया है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 5 to 7%, उनका ऑप्शन हो जाएगा गलत। मैंने ये नहीं बोला कि डिसॉल्व फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है कि नहीं। अगर आपसे पूछे कि प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करता है, तो आपका आंसर जाएगा 5 to 7%। मैंने यहां पर पूछा था कि कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में ट्रेवल करता है, तो मुझे बताइए बेटा कि जो बाइकार्बोनेट आयन है, वो भी तो प्लाज्मा में ही ट्रेवल कर रहा है ना, क्योंकि बाहर निकल गया था, याद कीजिए आरबीसी से बाहर निकल के आ गया था, तो वो भी तो प्लाज्मा में भी ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब है इसका आंसर जाएगा 70% प्लस 5 to 7%। जब आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 75 से 77%। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको, आप अपनी कॉपी में मेंशन भी कर लीजिएगा, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रहे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली थी, और मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीजों को समझ भी आ रहा होगा। एक चीज मैंने आपको और बताया था बेटा, बोर इफेक्ट के बारे में। बोर इफेक्ट कहां पर होता है बेटा, आपका टिश्यू लेवल पे होता है। कहां पर होता है बेटा, आपका टिश्यू लेवल पे होता है। तो आपको ये चीजें याद आ रही होंगी कि क्या था, बताइए बोर इफेक्ट था क्या, पहले सोचिए क्या था। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बेटा आपको इन चीजों के बारे में बताया था। बताइए, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा, वैसे वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन की जो टेंडेंसी होगी, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब बोर इफेक्ट कहां पर हुआ था बेटा, आपके टिश्यू लेवल पे हुआ था। और अगर मैं हेल्डेन इफेक्ट की बात करता हूं, तो वो हुआ था आपका एल्वेलाई लेवल पे। और इसके बारे में भी मैंने बताया था बेटा कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन causes displacement of CO2 from blood to alveoli, and oxyhemoglobin act as a stronger acid, and that effect is known as हेल्डेन इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट बेटा बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखने हैं। एक चीज मैंने आपको और पढ़ाई थी, दैट इज क्लोराइड शिफ्ट। इस सारी चीजों को बेटा मैं वापस से डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें घर कर जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्लोराइड शिफ्ट क्या है या हैमबर्गर फिनोमिना क्या है, वो आपको बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें याद आ रही होंगी। चलिए, तो ये चीजें अब मैं डिस्कस कर लिया बेटा। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। हमने क्विक रिवीजन तो कर लिया ना बेटा,
ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, आपका रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को समझने से पहले मैं यहां पर एक पहले लाइन लिख देता हूं। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर present in the medulla oblongata, in the medulla oblongata, medulla oblongata, ठीक है। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा of the brain called as respiratory rhythm center, respiratory rhythm center। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक स्पेशलाइज्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका ब्रेन का पार्ट होता है। आपका अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करता हूं बेटा, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। आ गई बात समझ में। और अगर मैं ब्रेन को फर्दर डिवाइड करता हूं तो ब्रेन में भी तीन पार्ट होते हैं बेटा सॉरी, एक होता है बेटा आपका फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है आपका हाइंड ब्रेन। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है बेटा वो आपके हाइंड ब्रेन में आता है। कहां पर आता है बच्चे, आपका हाइंड ब्रेन में आता है। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का मतलब क्या है बेटा, कि ये आपके नॉर्मल ब्रीदिंग यानी कि इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा। और इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग में आपका आएगा बेटा, एक तो आपका आ जाएगा इंस्पायरेशन, एक क्या आ जाएगा बेटा आपका इंस्पायरेशन, और एक आ जाएगा बच्चों आपका एक्सपायरेशन। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका रेगुलेट करने वाला है। सुनना पूरी बात है। तो ए स्पेशलाइज्ड सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर primarily responsible for regulation ऑफ ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और यही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बेटा आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। मार्क माय वर्ड, ब्रीदिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ब्रीदिंग इज एन involuntary process, but it can be made voluntary for a short time। ठीक है, तो मैंने यहां पर अब सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, पॉइंट वाइज अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक बच्चों, तो मैंने सेकंड पॉइंट में क्या, जिन पॉइंट्स को, जिन शब्दों को मैं एम्फेसाइज करता हूं बेटा, उन शब्दों को आप बहुत अच्छी तरीके से एकदम दिमाग में घर कर लिया करिए, क्योंकि बेटा वही शब्द आपके एजर्सन रीजन में काम आते हैं और वही शब्द आपके इसमें
स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन में काम आते हैं। तो मैंने सेकंड पॉइंट बेटा आपको ये बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। इनवॉलेंट्री प्रोसेस। सर ये वाला पॉइंट समझ में आया कि इनवॉलेंट्री कैसे हुआ? अभी समझ में आ जाएगा बेटा पूरी चीजें। आप ब्रीदिंग को जब आपकी ब्रीदिंग चल रही होती है तो आप सोच के करते हो क्या कि मुझे अब ब्रीदिंग लेना है नहीं लेना है? हाँ, आप अपनी ब्रीदिंग को बढ़ा और घटा सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए। तो मैंने क्या बोला, ब्रीदिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस बट इट कैन बी मेड, लेकिन ये जो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, विच इज ब्रीदिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस विच इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखिएगा, विच इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप लोग पूरा लिखिएगा बेटा, मैंने यहां पे एमओ लिख दिया है। एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर भी होता है, ठीक है। चलिए, तो वो आप एमओ मत लिख दीजिएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा। अब सुनो, एक पॉइंट और सुनो बेटा, एक पॉइंट और सुनो जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला, ब्रीदिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस बट इट कैन बी मेड but it can be made voluntary but it can be made voluntary process। ये वॉलेंट्री किया जा सकता है। आपको बोलते हैं सुबह शाम, ये क्या है, मैंने ब्रीदिंग को बढ़ा दिया, ठीक है, तो मैंने वॉलेंट्री किया। लेकिन वॉलेंट्री प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। याद रखना मैंने क्या बोला है, आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि पूछा क्या है, वॉलेंट्री पूछा है कि इनवॉलेंट्री पूछा है। अगर इनवॉलेंट्री पूछेगा तो आंसर जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, लेकिन अगर वॉलेंट्री पूछेगा तो सेरेब्रम जाएगा आंसर। मार्क माय वर्ड, ठीक है बच्चों। तो बट इट कैन बी मेड वॉलेंट्री प्रोसेस विच इज रेगुलेटेड बाय विच इज कंट्रोल्ड बाय, लिख देता हूं, कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। ठीक बच्चों, तो ये दोनों चीजें आप पे बहुत ज्यादा फोकस्ड फॉर्म में रखना है बेटा, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखा है और यहां पर मैंने सेरेब्रम लिखा है। आ गए बच्चे बात समझ में? तो ये सारे जितनी भी बेटा मैंने यहां पर लिखे हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब सुनना, ब्रीदिंग रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास ब्रेन में दो सेंटर है, एक को मैं बोलूंगा नर्वस कंट्रोल और एक को मैं क्या बोलूंगा बेटा, क्या बोलूंगा, केमिकल कंट्रोल। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस वाले पॉइंट्स को देखिए, फिर हम और आगे चलते हैं बेटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक बच्चों, चलिए, तो अब हम लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ये डायग्राम समझाऊंगा बेटा, अभी रुक जाओ, पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं। ब्रीदिंग इज breathing is controlled by two center या two controls। breathing is controlled by, ऐसे लिख देते हैं बस, controlled by, breathing is controlled by, पहला पहला होगा बेटा आपका नर्वस कंट्रोल,
नर्वस कंट्रोल, और दूसरा होगा बेटा आपका केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल। आ गई बच्चे बात समझ में? अब हमें देखना है नर्वस कंट्रोल को। किसको देखना है बेटा? आपका नर्वस कंट्रोल के, कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होगा। बहुत इजी, एकदम लप्पू चीजें हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो मैं यहां पर बेटा एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। चलिए इधर देखिए बेटा। चलिए मैं आपका टाइम बचा लेता हूं थोड़ा सा। चलिए बेटा, तो मैंने थोड़ा सा आपका टाइम बचा लिया इसको बनाकर। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपको ब्रेन दिख रहा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिख रहा होगा बेटा। ये आपका पूरा फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, और ये पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये है आपका सेरेबेलम। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा आपका? ये तीनों मिलके आपके बनाते हैं हाइंड ब्रेन, सेरेबेलम। ठीक है, इसको जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, लेकिन इसका यहाँ पे जिक्र आया है तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर बना दिया। अब मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है बेटा कि सेरेब्रम क्या कर रहा है। सेरेब्रम कर रहा है, ये क्या किया बेटा? कंट्रोल्स वॉलेंट्री ब्रीदिंग। ठीक है बेटा, तो सेरेब्रम क्या कर रहा था? आपका वॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा था। वॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा था। ये मैं अभी बताकर आया हूं आपको। ठीक है, और जब मैं बात करूंगा यहां पर बेटा क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखिएगा, मिड ब्रेन, प्रॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को कलेक्टिवली कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं बेटा, हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। ये छोटी छोटी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यहां पर पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम पढ़ने वाला है, इसलिए मैंने यहां पर छोटा सा एक आपको डायग्राम बना के आपको यहां पर चीजों को बता दिया। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है अब आपको समझ में बेटा आ गया होगा। देखो बच्चे, हम कोई भी चीज को, जो भी चीजें आती है, मेरा यही चीजें रहती है कि आपको कोई भी चीज ये ना लगे यार कि ये कैसे हो गया, ये तो अलग चैप्टर में है, ये कैसे हो गया। तो मैं जितनी भी कोशिश करता हूं बेटा कि आपको कोई भी चीज अगर नहीं आती है जो कि अदर चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैं भी उसको वहां पर मेंशन करना जरूरी समझता है। और इसीलिए मेरे थोड़े लेक्चर्स लेंथी हो जाते हैं और नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हर प्रोस्पेक्ट को, अगर किसी और चैप्टर से अगर कोई कॉन्सेप्ट रिलेट होता है तो मैं उसको भी यहां पर आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये है आपका ब्रेन स्टेम। अब मैं अगर बात कर रहा हूं मेडुला ऑब्लोंगेटा की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मेडुला, जिसका मुझे काम है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होगा आपका? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम सेंटर। ये वाला पॉइंट तो हम लोग पढ़ के आए हैं ना बेटा, ये वाला पॉइंट तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, लेकिन तो सर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि यहां पर दो चीज मेंशन करनी है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ये बना होता है दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से। एक को हम लोग बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और एक को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं और यही मेरा ब्रेन वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन, जो मेरा ये वाला पोर्शन जो होता है बेटा, ये क्या होता है आपका? डॉर्सल होता है। और ये वाला पोर्शन मेरा क्या होता है? वेंट्रल होता है। अगर मैं अपने ब्रेन की बात कर रहा हूं, तो जो इस तरफ, इस साइड में होगा वो क्या होगा? वेंट्रल होगा, और जो इस साइड में होगा वो क्या होगा बेटा? आपका डॉर्सल होगा। वही सेम चीज मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को जूम करूंगा, अभी बताऊंगा वहां पर, ठीक है? तो इस साइड में जो सेरेबेलम के पास में जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, उनको मैं बोलूंगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। और जो आगे की तरफ होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ। अब इस सेंटर को देखो बेटा, यहां पर दिख रहा है आपको? यहां पर है ये आपका सेरेबेलम है,
ये आपका मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, और ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही क्या मेंशन कर रहा है, देखो बेटा, देखो क्या मेंशन कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेंशन कर रहा है। ठीक है, अब ये कौन से मसल को क्या क्या सिग्नल भेजता है उसको मैं यहां पर अभी बताऊंगा। ये छोटा सा डायग्राम मैंने इसलिए आपको दिखाना जरूरी समझा ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं। आ गई बच्चे बात समझ में? तो मैंने यहां पर बोला कि यहां पर दो तरह के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, और इन दो तरह के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को, एक को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, DRG, और एक को हम लोग बोलेंगे VRG। कौन सा जी बेटा? जैसे आप लोग बोलते रहते हो अपने वाले को या अपने वाली को, डॉर्सल और ये वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या बोला, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। इसको मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। तो मैंने यहां पर क्या बोला, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। आ गई बात समझ में बेटा? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल, वेंट्रल रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। आ गई बात समझ में? इसको मैंने क्या बोला, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई कि ये कहां कहां पर होंगी, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कहां पर होगा बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या है आपका, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जहां पर डीआरजी और वीआरजी है। अब ये डीआरजी और वीआरजी क्या करेंगे, सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे बेटा। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब पढ़ने जा रहा हूं कि डीआरजी और वीआरजी करता क्या है। डीआरजी और वीआरजी समझ में आ गया तो आपका रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग भी समझ में आ गया। आइए देखते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर डायग्राम को दोबारा बनाता हूं बेटा, थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा सा जूम करके बनाता हूं। चलिए बेटा, तो मैंने आपको थोड़ा सा टाइम बेटा यहां पर बचा लिया इस डायग्राम को बनाकर। ठीक है, अब मैंने जो यहां पर आपको बनाया था बेटा, ये वाला जो डायग्राम, इसको मैंने जूम कर दिया। जब, और वैसे भी हम जूम करने में तो माहिर हैं, हम अपने पिक्स को भी जूम करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस वाले पोर्शन को जब जूम किया, तो जब जूम किया तो मुझे कुछ इस तरीके की चीजें आपको दिखाई दी। ये है बेटा आपका मिड ब्रेन, ये है आपका पॉन्स, और ये क्या है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही मैंने क्या बताया कि यहां पर दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, एक को मैं क्या बोलूंगा, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और एक तरफ को मैं क्या बोलूंगा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो देखो बेटा, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको मैंने क्या बोला, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट डॉर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मैंने क्या बोला था, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, यहां पर मेरा क्या होता है आपका सेरेबेलम। तो देखो सर, ये वाला पोर्शन क्या है बेटा आपका सेरेबेलम। ये जब हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बर वाइटी। ठीक है, ये आपका ग्रे मैटर है। ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ, ये सब पढ़ेंगे हम लोग कब, जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब। ठीक है बच्चों, चलिए, तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नोन एज न्यूक्लियाई। तो इसको डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई और इसको वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई भी बोला जा सकता है। तो मार्क माय वर्ड्स, इसको मैं डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई और इसको मैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब सुनना, सपोज करो बेटा कि ये वाला जो पोर्शन, मान लो ये क्या है आपका डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, यहां पर क्या है आपका डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। समझ में आ गई? तो आप एज्यूम करना ये डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, इसके आगे साइड, आगे क्या होगा, ये अगर डॉर्सल हो गया तो ये क्या होगा, वेंट्रल हो जाएगा। लेकिन ये वेंट्रल में भी थोड़ा सा मैंने स्पेसिफिक जगह लिखी है, एंटेरोलेटरल। तो ये इसके क्या है, इसके एंटीरियर में ये आएगा। एंटीरियर तो है लेकिन लेटरल साइड है, मतलब कि इस तरफ है और इस तरफ है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या है आपका डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और इधर क्या होगा आपका वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, एंटेरोलेटरल यहां पर होगा। आ गई बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे चल सकता हूं। तो यही मैंने लिखा है, प्रेजेंट एंटेरोलेटरल टू डीआरजी। डीआरजी का मतलब क्या है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन।
आ गई बात समझ में? ठीक, चलिए अब इन दोनों के हम फंक्शंस देखते हैं तो हमें पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मेनली कंट्रोल्स नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को यही कंट्रोल करते हैं बच्चों। तो मैंने क्या बोला, डीआरजी की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो मेनली कंट्रोल्स नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम। और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम का मतलब है बेटा, यहां पर आप कोई फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, आप कोई फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन या इनहेलेशन या एक्सहेलेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपना नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम से ही काम कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं भागने लगूं, दौड़ने लगूं, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। किसकी? टिश्यू की डिमांड बढ़ेगी, और जब टिश्यू की डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन को ज्यादा पहुंचाना पड़ेगा, और इसलिए मुझे रेस्पिरेटरी रिदम को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ऐसे करेंगे तो ये मैंने क्या, रेस्पिरेटरी रिदम को बढ़ा दिया। आगे बात है तो वो क्या हो जाएगा आपका, फोर्सफुल। अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम की। किसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम की बात कर रहा हूं। आगे बात समझ में, तो कंट्रोल्स नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम, और ये सिग्नल किसको भेजेंगे, सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे बेटा। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड signals are transmitted to टू दो मसल्स को बेटा, प्लीज 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 एकदम अटेंशन के साथ यहां पर पढ़िएगा। दो मसल मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक मैं लिख रहा हूं EICM, नाम तो नहीं सुना बेटा हम लोग ने पहले, हम लोग ने EICM का नाम तो नहीं सुना है। सुना है क्या? बिल्कुल सुना है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और दूसरा होगा बेटा आपका डायफ्राम। ठीक है, तो ये किसको किसको भेजेंगे, EICM को, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को, और डायफ्राम को। और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग। और इस नॉर्मल ब्रीदिंग को, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम या नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा बेटा, यूनिया। क्या लिखा है बेटा मैंने यहां पर, यूनिया। यूनिया का मतलब क्या होता है, यूनिया का मतलब क्या होता है, हाँ, यूनिया का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल। यूनिया का मतलब मैंने क्या बोला बेटा, नॉर्मल रेस्पिरेटरी, नॉर्मल रेस्पिरेशन की जब मैं बात करूंगा तब मैं क्या बोलूंगा, यूनिया। पी साइलेंट है, पी साइलेंट है, यूपनिया मत बोल देना, यूपनिया नहीं है बेटा, क्या है, यूनिया है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन। हाँ, आप अपने देखिए, जैसे मैं जब तुम्हारे बराबर था, जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो उस टाइम पर अगर मुझे कोई स्पेलिंग याद नहीं होती थी, तो भले वो साइलेंट है लेकिन मैं उसको ऐसे ही याद, जैसे कि मैं याद करता था, मैं यूपनिया याद करता था। क्यों? क्योंकि मुझे पी को भूलना नहीं था। ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यूनिया। लेकिन आप अगर स्पेलिंग को याद रखना चाहते हैं तो अपने लेवल पे यूपनिया बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको यूनिया ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू किसको, EICM और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम को। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और क्या होगा, क्या होगा, इंस्पायरेशन। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा बेटा, इंस्पायरेशन। तो सर एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, इंस्पायरेशन। और रिलैक्सेशन से क्या होता है, बताइए बेटा। यही कर लेते, तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा इनका, इंस्पायरेशन।
आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया। तब सर मुझे एक बात बताइए कि अगर इसमें रिलैक्सेशन होगा, यहीं पे यही कंटिन्यूशन है बेटा सर, और अगर रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन ऑफ EICM and EICM and diaphragm ठीक है बेटा, क्या होगा आपका? एक्सपायरेशन। क्या होगा बच्चों? एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन क्या है? एक आपका पैसिव प्रोसेस है। क्या है? पैसिव प्रोसेस। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पर, ठीक है। तो क्यों क्यों हुआ बेटा? क्योंकि लंग में इलास्टिक रिकॉइल की कैपेसिटी होती है। जब आप याद कीजिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने बताया था बेटा, ये अपना लंग था, ठीक है। तो जब इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये कुछ इस तरीके से हो गया था, लेकिन जब मैंने रिलैक्स किया था तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ गया था। इसी को हमने क्या बोला? इलास्टिक रिकॉइलिंग टेंडेंसी ऑफ लंग। इलास्टिक रिकॉइलिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स, मतलब कि जब मैंने तो ये सिकुड़ गया था और फिर अपने ऊपर फैल गया। इसी को मैंने क्या बोला? इलास्टिक रिकॉइलिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स, ठीक है। तो एक्सपायरेशन क्यों हुआ बेटा? क्योंकि क्योंकि लंग के अंदर क्या है? इलास्टिक रिकॉइलिंग टेंडेंसी। रिकॉइलिंग नेचर किसका? लंग का, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों? और इंस्पायरेशन क्या था आपका? एक्टिव प्रोसेस था। क्या था बेटा आपका? एक्टिव प्रोसेस। ये सारी चीजें बेटा मैं पहले बता चुका हूं बेटा, हर चीज को मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अब सुनना बात ध्यान से, ये एक्टिवेट कब होंगे? ड्यूरिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब सांस की कमी होने लगेगी, जब सांस सांस कम आएगी, तब हमको ज्यादा ऑक्सीजन को अपने लंग तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिमांड्स क्या हो रखी हैं? इंक्रीज हो रखी हैं। और इसीलिए बेटा मैं इंक्रीज डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैं अपने रेस्पिरेटरी रिदम को बढ़ाऊंगा। और ये जो मैं जो रेस्पिरेटरी रिदम को बढ़ाऊंगा बेटा, ये कौन से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से बढ़ाऊंगा? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। मार्क माय वर्ड, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन दिस सेंटर रिमेन इनएक्टिव। लिख देता हूं ताकि हम लोग दूर तक पहुंच पाए। मैंने क्या बोला बेटा? कि ड्यूरिंग नॉर्मल ड्यूरिंग नॉर्मल respiration this center remain inactive। क्या बेटा? ये सेंटर क्या होगा आपका? इनएक्टिव होता है, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम में ये सेंटर काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एक्टिवेटेड, सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला? एक्टिवेटेड ड्यूरिंग शॉर्टनेस shortness of breath, ड्यूरिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मार्क माय वर्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को हम लोग डिस्निया बोलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिस्निया।
ये मैंने क्या लिया है, क्या लिखा है, डिस्पनिया नहीं है बेटा, यहां पर भी क्या है, पी आपका साइलेंट है, तो मार्क माय वर्ड ये क्या है आपका बेटा, डिस्निया। आ गई बात समझ में? तो एक्टिवेटेड ड्यूरिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी जब आपको सांस लेने में जब कमी आने लगेगी, जब आपकी डिमांड्स फुलफिल, उस टाइम पर ये सेंटर एक्टिवेट होगा। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस सेंटर को मैंने एक्टिवेट कर दिया, लेकिन इट्स, अब याद रखना, अभी बात करेंगे, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिटेड टू, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये सिग्नल्स किस किस मसल्स को ट्रांसफर कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू, है ना। इसको अगले स्लाइड में कब कंप्लीट करते हैं बेटा, क्योंकि यहां पर जगह नहीं बची है, ठीक है। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू, ध्यान से सुनना बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं बेटा, हमें सब पता रहता है, हमें सब याद रहता है, ठीक है। तो मैं यहां पर सारी मसल्स के नाम लिख देता हूं बेटा, ताकि सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए चलिए चलिए, तो यहां पर मैं मसल्स के नाम लिख रहा हूं, सुनना बात ध्यान से। पहली मसल क्या है आपका, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, EICM। फिर क्या होगा बेटा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, IICM पढ़ाया था, याद कीजिए, मैंने बताया था कि IICM ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन में, सॉरी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में काम करेगा, ठीक है। EICM, IICM और डायफ्राम, और लास्टली अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। आ गई बात समझ में? तो ये सारे के सारी मसल्स पे एक्शन करेगा बेटा, कौन कौन, ये किसको सिग्नल भेज रहा है, कौन सिग्नल भेज रहा है, वेंट्रल ग्रुप, किन सी मसल्स को, EICM, IICM, डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स को। और मुझे उम्मीद है कि इन सारी मसल्स को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आप चीजों को नहीं भूलेंगे, अब आप चीजों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने यहां पर सारी मसल्स के नाम आपको बता दिए, ठीक बच्चों। तो अब ये मसल्स क्या करेंगी, ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट फोर्सफुल, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पहले इंस्पायरेशन लिख देता हूं, तुम लोग बुरा मानते, तुरंत बुरा मानते हो तुम लोग, मुझे पता है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। आ गई बात समझ में बच्चों? क्लियर है बेटा, क्लियर है? तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि मैक्सिमम चीजें हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर हम और आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम है तो उसमें सिग्नल किसको किसको भेजा जाएगा बेटा आपका, एक तो EICM को हम भेजेंगे, एक तो हम EICM को भेजेंगे, और एक हम किसको भेजेंगे, डायफ्राम को भेजेंगे। लेकिन 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 अगर हम लोग का क्या करना है, अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करना है बेटा, तो हमको सिग्नल को भेजना पड़ेगा EICM, IICM, डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स को, ठीक है। और इसमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी होगा और इंस्पायरेशन भी होगा, मतलब दोनों ही एक्टिव प्रोसेस में आ जाएंगे बेटा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम की बात कर रहा हूं, एट दैट टाइम जो आपका इंस्पायरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, बट एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन 2 सेकंड में कंप्लीट होता है और एक्सपायरेशन 3 सेकंड में कंप्लीट होता है, क्योंकि वो बेटा आपका क्या है, एक पैसिव
प्रोसेस। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों को मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। अब सुनो एक बात और, अब हमने यहां पर पॉन्स को, ये बेटा मेरा ब्रेन स्टेम बताने का मकसद था, अब वो मकसद आपको धीरे से समझ में आएगा बेटा आपको। मगर मैं पॉन्स की बात कर रहा हूं बेटा, अगर मैं पॉन्स की बात कर रहा हूं तो पॉन्स में एक सेंटर होता है, पॉन्स में एक सेंटर होता है, और इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसको भी हम यहां पर लिख देते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से, सुनना बात ध्यान से। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच पॉइंट। ठीक है, IOS, इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच पॉइंट। इसका मतलब क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले सुनो ध्यान से। इसका मतलब समझना पूरी बात। मान लो पहले मैं इंस्पायरेशन कुछ, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो सपोज करो पहले मैं इंस्पायरेशन कुछ इस तरीके से कर रहा था, लंबा गया इंस्पायरेशन, आगे बात समझ में। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो गया, अब इसने मुझे रोक दिया। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से, कैसे करेगा। मान लो ये हाथ को मैं यहां तक जब लाऊंगा, पूरा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर अगर यहां तक ला रहा हूं, तो ये मेरा क्या है आपका, ये मेरा क्या है, पूरा एक इंस्पायरेशन को डिनोट कर रहा है। जब मेरा हाथ यहां से यहां तक को जब मूव कर जाएगा, तो ये आपका एक इंस्पायरेशन कहलाएगा। सुनना तो ठीक है। तो जब नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम होगा, तब इंस्पायरेशन कुछ यहां से यहां तक मूव करेगा। ये वाला जो प्रोसेस मैंने क्या बताया, ये क्या है आपका इंस्पायरेशन। आ गई बात समझ में। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या क्या करेगा, मेरा इंस्पायरेशन पहले कंप्लीट हो रहा था, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक कंप्लीट हो रहा था। आगे बात समझ में। जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, तब इंस्पायरेशन यहां पर आएगा, फिर एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। पहले क्या था? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। अब जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हुआ, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल्स रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल्स रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। मतलब कि आपकी ब्रीदिंग डीप है कि शैलो है, मतलब ऐसी है कि ऐसी है। आ गई बात समझ में। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सिग्नल किसको ट्रांसमिट करेगा सर? ध्यान से सुनना। आपके नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को, जो इंस्पायरेशन को जो कंट्रोल कर रहा था, वो आपका DRG कर रहा था। तो ये बेटा एक्चुअली ये करता क्या है? सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ये अपने न्यूरॉन्स के थ्रू, ये अपने न्यूरॉन्स के थ्रू ये आपका किसको भेजा बेटा? DRG को सिग्नल भेजा। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपने सिग्नल्स को किसको भेजता है आपका? किसको भेजता है? DRG को, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। और इसका मतलब जब पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन ना होकर हाफ कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो रेट को ये बढ़ा देगा, रेट को ये बढ़ा देगा। तो यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से अपने दिमाग में होनी चाहिए, वो क्या है कि रेट को बढ़ाएगा, लेकिन सर क्या वॉल्यूम जो एक इंस्पायरेशन में मेरे लंग में फिल हो रहा था, क्या उसका अमाउंट कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है बेटा, इसका अमाउंट कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल्स पैटर्न और रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी ऑफ
स्विच पॉइंट। इसको मैं अभी अभी नेक्स्ट क्या कहते हैं स्लाइड में इसको अच्छे से आपका लिख दूंगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा, तो मैं अब और आगे चल सकता हूं। इसको देखो, फिर मैं और आगे चलता हूं बेटा। ठीक है बच्चों, तो अगर इतना समझ में आ गया तो मैं अब न्यूमोटैक्सी सेंटर को जो कि मैं डिस्कस किया था उसको, जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने पहले से लिख लिया बेटा ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया वही लिख दिया। न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट कहां पर होता है, अभी तो बताया बेटा पॉन्स में होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल्स रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, अभी तो बताया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग इंस्पायरेशन, प्रोवाइडिंग एंड इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच, ये भी मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने क्या बोला, इफेक्टिवली डिक्रीजिंग द टाइडल वॉल्यूम एंड रेगुलेटिंग द रेस्पिरेटरी रेट। मैंने आपको बताया कि पहले यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा था आपका पूरा एक इंस्पिरेशन, अब यहां से लेकर यहां तक हो रहा है। इसका मतलब आपकी जो ब्रीदिंग की जो रेट है या जो पैटर्न है वो दोनों आपका मतलब रेट बढ़ जाएगा और पैटर्न चेंज हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो मैं और आगे चलता हूं, और मैंने यह भी बता दिया कि इट ट्रांसमिट सिग्नल टू डीआरजी एंड कंट्रोल स्विच ऑफ इंस्पायरेशन। अब इसको अच्छे से एक बार मैं आपको और समझा देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सपोज करो बेटा ये आपका क्या है, एक इंस्पायरेशन, ये आपका बेटा क्या है, एक इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन, फिर इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन, फिर इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन, फिर इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन, फिर इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन, फिर इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन। ये आपका क्या है, एक। ठीक, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये क्या है आपका, मान लीजिए ये इंस्पायरेशन है, ठीक बच्चों, ठीक है, और ये है आपका एक्सपायरेशन। आगे बात समझ में? अब सुनना बात ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये बोला कि जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब एक्टिवेट होगा, जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, एक ऑफ स्विच, इन इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच पॉइंट, मतलब कि इंस्पिरेशन को पहले ही ऑफ कर देगा। पहले यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा था पूरा, अब यहां से लेकर यहां तक, मतलब उसने ऑफ पहले कर दिया, मतलब रिलैक्सेशन पहले होने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बेटा, सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। मान लीजिए इंस्पिरेशन यहां से यहां तक हो रहा था, और यहां पर क्या इसने क्या कर दिया बेटा, आपका स्विच ऑफ लगा दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायरेशन फिर एक्सपायरेशन, फिर इंस्पायरेशन फिर एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। अब समझो, पहले इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, एक ब्रीदिंग 1 2 3 4 5, मतलब कि जब नॉर्मल कंडीशन थी तो उस टाइम पर ब्रीथिंग क्या थी आपकी, किस रेट से हो रही थी, 5, 1 2 3 4 5। आगे बात समझ में? अब मुझे बताइए कि अब क्या हुआ, अब देखो अब कितनी कितनी हो गई, यहां पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये 11 हो गया। इसका मतलब कि उतने ही टाइम में जितने टाइम पर पहले क्या हो रहा था, 5 ब्रीथ हो रही थी, अब क्या हो रही है, 11 ब्रीथ हो रही है। इसका मतलब रेट क्या कर गया बेटा, बाद में इंक्रीज कर गया। इसका मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर गया, रेट ऑफ रेस्पायरेशन या रेस्पायरेशन। तुम लोग नालायक हो, तुम लोग नालायक हो, तुम लोग को पता भी नहीं बेटा। अगर रेट ऑफ ब्रीदिंग लिख देता हूं, रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन में तुम लोग बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो गई यहां पर, इंक्रीजेस।
आ गई बात समझ में? अब मैं यहीं पर एक नोट लिखना चाहूंगा, एक नोट जिससे कि हमको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। when when pneumotaxic center sends strong signals to DRG at that condition at that condition lungs become partially filled. मार्क माय वर्ड, बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना। लंग्स आर पार्शियली फिल्ड, मतलब बेटा अब लंग्स क्या होंगे आपके? पार्शियली फिल्ड होंगे। लंग्स क्या होंगे आपके? मतलब कि अब उतनी अच्छे से लंग नहीं फिल हो पाएंगे जैसे पहले हो रहे थे। इसका मतलब रेट तो बढ़ गया, पैटर्न चेंज हो गया, मतलब अब ब्रीदिंग पहले डीप थी, अब शैलो ब्रीदिंग हो गई। इसका मतलब अब ब्रीदिंग कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग। और अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो हम समझिए कि हम बहुत दूर तक पहुंच गए। आ गई बात समझ में बेटा? तो मैंने आपको समझा दिया कि पहले इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन ऐसे हो रहा था। जैसे जैसे अब क्या हुआ, जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो गया तो जब इसने सिग्नल भेजा डीआरजी को, इंस्पायरेशन यहां से यहां होना था लेकिन इसने इसको ऑफ कर दिया, तो वहीं से क्या हो गया? एक्सपायरेशन। फिर इसने स्टार्ट किया इंस्पायरेशन, फिर इसने सिग्नल भेज दिया, फिर इसने स्टार्ट किया, फिर सिग्नल भेज दिया। तो ये बेटा समय समय पर इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच करता रहा। देखो जहां जहां पर भी मैंने क्रॉस लगाया है वहां पर इसने इंस्पायरेशन को ऑफ कर दिया और उसी टाइम पर क्या स्टार्ट हो गया? आपका एक्सपायरेशन। और मुझे लगता है इस डायग्राम से अब मैं समझाने में सफल रहा हूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच पॉइंट। ठीक है बच्चों, बाकी सारी चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर दी हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में। और यहां पर आपका एंड होता है नर्वस कंट्रोल। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा बेटा? आपका केमिकल कंट्रोल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? केमिकल कंट्रोल, जो कि बहुत इजी है, एकदम लप्पू है बेटा। आइए उसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बेटा? केमिकल कंट्रोल। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से केमिकल्स किस तरीके से आपके ब्रीदिंग को रेगुलेट करते होंगे और कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो कि आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहली बात तो केमिकल्स जो कि कंट्रोल करेंगे, which controls chemicals which controls respiratory rhythm respiratory rhythm। आ गई बात समझ में बेटा? और याद रखिएगा इन केमिकल्स में सिर्फ मैं यहां पर दो ही नाम लिखूंगा, एक CO2 और एक आपका प्रोटॉन, यानी कि H पॉजिटिव आयन। ठीक है, मार्क माय वर्ड बेटा, ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, ऑक्सीजन का रोल नहीं होता है आपके लेवल पे, मैं इतना ही आपको बता रहा हूं। आ गई बात समझ में? बाकी आप एमबीबीएस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखेंगे, वो हम लोग बात के लिए रख लेते हैं। अभी सिर्फ अपने को इतना पता है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो प्रोटॉन होते हैं वही आपके रेट ऑफ ब्रीदिंग को और आपके पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को
ये सब रेस्पिरेटरी रिदम को मेनली कंट्रोल करने वाले हैं। कैसे करेंगे अभी आइए देखते हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करता हूं दीज आयंस, सुनना बात ध्यान से, दीज आयंस आर जज्ड बाय, these ions sorry, these chemicals, sorry, I apologize बेटा। ठीक है, these ions, फिर से ions लिख दिया, these chemicals are judged by, किससे जज किए जाएंगे? हाँ, कीमो रिसेप्टर से। और किससे बेटा? कीमो रिसेप्टर से, कीमो रिसेप्टर से जज किए जाएंगे। अब मुझे यह देखना है कि भैया ये कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट कहां पर होते हैं। ये कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर में बेटा डिस्टिंग्विश करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। तो ये जो कीमो रिसेप्टर है ये आपके, एक तो मैंने क्या बोला बेटा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। आ गई बात समझ में बेटा? एक हमने क्या बोला, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और एक हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। आगे बच्चे बात समझ में? तो मैंने क्या बोला, यहां पर एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होगा बेटा और एक पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर होगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं और आगे चल सकता हूं। अब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर बेटा मेनली प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहां पर प्रेजेंट है बेटा? ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, और ये जो सेंटर प्रेजेंट है बेटा इसी को हम लोग बोलेंगे कीमो सेंसिटिव जोन। क्या बोलेंगे? CSZ। क्या बोलेंगे बेटा? CSZ। और CSZ का फुल फॉर्म जो मैंने बताया, कीमो सेंसिटिव जोन, कीमो सेंसिटिव जोन। ये वाला पॉइंट बेटा अगर समझ में आ गया हो तो हम और आगे चल सकते हैं। कीमो सेंसिटिव जोन, ठीक है बच्चों? ठीक है, और पेरीफेरल को हम लोग अभी देखेंगे कुछ देर में। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की आइए बात करते हैं। मैंने क्या बोला बेटा? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की हम लोग बात करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को। चलिए बेटा, तो मैंने आपको थोड़ा सा टाइम बचा लिया। अब मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और अगर मैं सेंट्रल कीमो, तो ये मिड ब्रेन हो गया, ये पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, ये आपका VRG हो गया, ये DRG हो गया, और DRG के बगल में क्या है बेटा? आपका CSZ, जिसको मैंने क्या बोला है? CSZ, जिसको मैंने बोला है कीमो सेंसिटिव जोन, कीमो सेंसिटिव जोन। क्या बोला है बेटा मैंने इसको? कीमो सेंसिटिव जोन। ठीक बच्चों, कीमो सेंसिटिव जोन। ठीक है, और इसकी सेंसिटिविटी जो होती है बेटा, इट इज स्टिमुलेटेड बाय H पॉजिटिव आयंस। इसकी जो सेंसिटिविटी होगी बेटा वो किसके थ्रू होगी? आपके प्रोटॉन आयंस के थ्रू होगी। ठीक है, प्राइमरीली सेंसिटिव फॉर H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक बच्चों, चलिए, और ये प्रेजेंट कहां पे है? एडजेसेंट टू द DRG, एडजेसेंट टू द DRG। ये प्रेजेंट कहां पर है बेटा? ये चीज ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट टू द DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, एडजेसेंट टू द DRG।
आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता होगा आइए उसको देखते हैं। ठीक बच्चों, सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैं यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं यही वाला पार्ट कंप्लीट कर पाऊंगा। जो आपका पेरिफेरल केमोरिसेप्टर है उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ा दूंगा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हार्डली आधे घंटे का काम है बेटा। ठीक है, तो आपका उसको भी हम लोग उसमें कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सुनना बात ध्यान से। ये है आपका, ये है बेटा आपका क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज ब्लड वेसल। क्या है? ब्लड वेसल, जिसको मुझे पता है कि ये क्या है ब्लड वेसल, लेकिन तब भी मैं बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये मैंने क्या बना रखा है, ब्लड वेसल बना रखा है। आ गई बात समझ में बेटा? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आपका टाइम बेटा मैं और बना लेता हूं, बचा लेता हूं, थोड़ा सा इसको पहले बना के फिर आपको समझाता हूं। चलिए, तो बेटा अब सुनना बात ध्यान से। ये है आपकी ब्लड वेसल, जो कि कहां तक पहुंच रही है बेटा, आपका CSZ तक पहुंच रही है, जो कि कहां तक पहुंच रही है आपकी CSZ तक। यहां पर आप कुछ इस तरीके से समझिए। ठीक है, और ये जो मैंने बना रखा है आपका छोटू छोटू से, ये है बेटा आपकी एस्ट्रोसाइट्स। क्या है बेटा आपकी एस्ट्रोसाइट। अब सुनना बात, इसको मैंने जूम किया और यहां पर समझा दिया। मैंने क्या बोला कि CSZ जो होता है बेटा वो H पॉजिटिव आयंस के लिए क्या है, सेंसिटिव है। मैंने क्या बोला, जो आपका CSZ है वो आपका H पॉजिटिव आयंस के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कंडीशन में H पॉजिटिव आयंस बढ़ गए, किसी कंडीशन में H पॉजिटिव आयन हमारे ब्लड में बढ़ गए। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, और ये H पॉजिटिव आयंस ट्रैवल करते हुए ब्रेन में पहुंच गए, ब्रेन की ब्लड वेसल्स में पहुंच गए, यहां पर आ गए H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और ये H पॉजिटिव आयंस ही किसको स्टिमुलेट कर सकते हैं बेटा, CSZ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या करेंगे बेटा, क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी कोशिश हो जाएगी नाकाम। कोशिश इसलिए हो जाएगी नाकाम क्योंकि यहां पर हैं आपकी एस्ट्रोसाइट्स। ये क्या है बेटा आपकी एस्ट्रोसाइट्स। सुनना बात ध्यान से, और ये जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर, इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये जो आपके, क्योंकि बेटा ये आयंस हैं, ठीक है, और ये इससे डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, और अगर डिफ्यूज नहीं हो पाएगा तो CSZ स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, प्लस CSZ स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होगा क्या कि ये H पॉजिटिव आयन यहां पर पहुंचकर, ये H पॉजिटिव आयन, सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंचेंगे। ये H पॉजिटिव आयन जो कि यहां पर थे, इन्होंने रिएक्ट कर लिया बाइकार्बोनेट आयन से। किससे रिएक्ट किया बेटा, बाइकार्बोनेट आयन से, और बना लिया H2CO3, और H2CO3 फिर आपका चेंज हो जाएगा H2O और CO2 में। इसमें चेंज हो गया बेटा आपका H2O और CO2 में। अब यहां पर CO2 बढ़ गए, अब यहां पर क्या हुआ बेटा, CO2 आपके CO2 बेटा को क्या हो गए, बढ़ गए। अब ये CO2 बहुत इजीली डिफ्यूज कर सकता है, और बहुत इजीली कहां पर पहुंच सकता है बेटा, आपका CSZ में पहुंच सकता है, क्योंकि CO2 क्या होता है आपका, हाईली लिपिड सॉल्युबल है, और हाईली लिपिड सॉल्युबल होने के कारण ये बहुत इजीली डिफ्यूज करके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और कहां पर पहुंच जाएगा, आपका कीमो सेंसिटिव जोन में पहुंच जाएगा। और कीमो सेंसिटिव जोन में पहुंचने के बाद, कीमो सेंसिटिव जोन में पहुंचने के बाद, ये जो आपका बेटा CO2 था, CO2 जो था वो आपका वाटर से रिएक्ट करके बना लेगा वापस से H2CO3, H2CO3, और फिर ये आपस में यहां से डिसोशिएट हो जाएंगे बेटा आपका H पॉजिटिव आयन और HCO3 निगेटिव में। और याद रखना, अब ये H पॉजिटिव आयन जब यहां पर बढ़ने लगेगा,
जब बढ़ने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्टिमुलेट हो जाएगा। कौन स्टिमुलेट हो जाएगा बेटा आपका, CSZ यानी कि कीमो सेंसिटिव जोन जो था वो क्या हो गया आपका, स्टिमुलेट हो गया। और क्या करेगा इसके बाद, ये क्या करेगा बेटा, आइए देखते हैं। इसके बाद ये करेगा स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स किसको, ये बगल में है, किसके बगल में है आपका, किसके बगल में है आपका, DRG के बगल में है। इट सेंड्स सिग्नल्स टू द DRG और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बिकम फास्टर एंड डीपर, फास्टर एंड डीपर। तो अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा तो मैं और आगे चल सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो मैंने क्या बोला कि सिंपल सी बात है बेटा, ये जो H पॉजिटिव आयंस था, ये जो H पॉजिटिव आयन था, इट एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह इसने काम किया। आ गई बात समझ में, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम किया। और इसने किसको एक्टिवेट किया, सिग्नल किसको दिया, DRG को, सेंड्स सिग्नल्स टू द DRG। और जब DRG को सिग्नल जाएगा, जब DRG को सिग्नल जाएगा तो रेस्पिरेटरी रेट बिकम फास्टर एंड डीपर, रेस्पिरेटरी रेट बिकम फास्टर एंड डीपर, फास्टर एंड डीपर। तो मुझे बताइए बेटा, एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए कि सिंपल सी बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ब्लड में H पॉजिटिव आयन बढ़ा तो इसने H पॉजिटिव आयंस ने CSO को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया कि डायरेक्टली स्टिमुलेट किया है, इनडायरेक्टली, क्योंकि यहां पर CO2 बहुत इजी से क्या हो पाई बेटा, डिफ्यूज हो पाई, ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द लिपिड्स। आ गई बात समझ में, ठीक। अब यही सेम चीज, ये तो मैंने किसके लिए बताया, सेंट्रल कीमोथेरेपी किस तरीके से H पॉजिटिव आयन से डील करेगा। अब यही सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं कि CO2, तो CO2 इनडायरेक्टली स्टिमुलेट्स, CO2 इनडायरेक्टली स्टिमुलेट्स किसको, DRG ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि ये बेटा ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। कहां पर, कहां पर, CO2 कहां पर डिफ्यूज कर जाएगा, CO2 डिफ्यूजेस, CO2 डिफ्यूजेस इन CSZ। आ गई बात समझ में। और यहां पर ये पहुंचकर, यहां पर ये पहुंचकर CO2 प्लस H2O यहां पर क्या बना लेंगे, H2CO3। और H2CO3 फिर किस में चेंज हो जाएगा बेटा आपका, वापस से H पॉजिटिव आयन और HCO3 निगेटिव में, ठीक है। और जो H पॉजिटिव आयंस था, जो H पॉजिटिव आयंस था, इट एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। और ये क्या करेगा, सिग्नल्स, सिग्नल्स सेंड टू द DRG, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट बिकम, वही सेम चीज बेटा, रेस्पिरेटरी रेट बिकम फास्टर एंड डीपर, रेस्पिरेटरी रेट बिकम, रेस्पिरेटरी रेट बिकम फास्टर एंड डीपर।
आ गई बात समझ में बेटा? आ गई बात समझ में? तो ये सारी चीजें जब, अच्छा CO2 ने, अगर हम बात करते हैं बेटा CO2 की, तो CO2 इनडायरेक्टली, ठीक बच्चों, चलिए, तो मुझे लगता है कि वीडियो बेटा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप लोग लंबी वीडियोस को प्रीफर नहीं करते हैं, इसलिए। नहीं तो मैं पढ़ा सकता हूं सेंट्रल केमोरिसेप्टर, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा मुझे सेंट्रल और इस केमिकल कंट्रोल को पढ़ाने में। केमिकल में मैंने आधा कंप्लीट कर दिया है, जो बच गया क्या आपका पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कंप्लीट कर दूंगा और अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए तो बेटा मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारे प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हर चीजों को मैंने आपको पढ़ाया है, और आपसे ये अनुरोध है कि इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से बेटा आप देखिएगा, और कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। आप लोग कमेंट वैसे तो कर देते हैं, लेकिन आप लोग कोई डाउट्स कमेंट नहीं करते हैं बेटा, तो मुझे थोड़ा सा डिमोरलाइज फील होता है, थोड़ा सा मैं हतोत्साहित होता हूँ कि आप ही लोग तो मेरे स्ट्रेंथ हो। अगर आप लोग बेटा सपोर्ट करोगे तो ही तो मैं फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक बच्चों, चलिए, तो मेरा ये अनुरोध है कि आप बेटा अगर कुछ डाउट, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप एटलीस्ट कमेंट कीजिए, आप एटलीस्ट कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, कहां पर डाउट है, तो वो चीज मुझे भी बेटा कहीं ना कहीं पे मोटिवेट करेगी। ठीक बच्चों, चलिए, तो अपना ध्यान रखिए बेटा, इसको आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा क्विक रिवीजन करूंगा, जो कि मैं कल ही अपलोड करूंगा इसको। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे आप चीजों को शेयर कर सकते हैं, जितना भी बेटा मेरी पॉसिबिलिटीज होगी, मैं अपने बियॉन्ड उसको जाके बेटा चीजों को सॉल्व करने की कोशिश हमेशा करते आया हूं बच्चों के लिए, और आपके लिए तो बेटा मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक बच्चों, ध्यान रखिएगा और हैप्पीली पढ़ाई कीजिए। ठीक बेटा, थैंक यू सो मच।